हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। क्या भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक, हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आज हम लोगों को बच्चों देखना था क्या आयरलैंड के संविधान से क्या क्या हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। आज क्या देखना था हम लोगों को? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक बच्चों, तो आज हम लोगों को देखना था आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या जोड़ा गया। ठीक, या आयरिश संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या एडॉप्ट किया गया। ठीक बच्चों, तो आज हम लोगों को यह जानना था। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या जोड़ा गया। पहला तो जोड़ा गया क्या डीपीएसपी। ठीक, डीपीएसपी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक बच्चों, और क्या जोड़ा गया आयरलैंड से? और जोड़ा गया दूसरी चीज क्या? और इससे क्या ली गई बच्चों? इससे लिया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक बच्चों, और क्या जोड़ा गया? और जोड़ा गया क्या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक बच्चों, हम लोगों को आयरलैंड के संविधान से क्या क्या जोड़ा गया में तीन चीजों को देखना है। क्या क्या? डीपीएसपी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कहां से? हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। और तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज है बच्चों राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो आप जानते होंगे कि राज्यसभा में कितने 12 लोगों का मनोनयन होता है। ठीक, तो आज हम लोगों को यही जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं कहां से? डीपीएसपी से। ठीक बच्चों, क्या डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोगों को क्या देखना है? पहले देखते हैं हम लोग डीपीएसपी, यह क्या होते हैं। देखिए, जब बच्चों हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे, क्या भाग 4 पढ़ेंगे, तब हम वहां पर देखेंगे डीपीएसपी। ठीक, लेकिन मैं अभी थोड़ी बहुत आपको बता दे रहा हूं, जिससे जब हम भाग 4 पढ़ें तो आपको समझने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना हो। ठीक बच्चों, यहां से हम लोग अपना बेस तैयार किए ले रहे हैं। ठीक, समझ में आया आपको? तो देखिए डीपीएसपी आखिरकार है क्या। देखो, डीपीएसपी है जो इनको भाग 4 में रखा गया है। ठीक, कहां रखा गया है इनको संविधान के भाग 4 में रखा गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक, इतना समझ में आया बच्चों? इनको कहां रखा गया है? इनको रखा गया भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक, भारतीय संविधान का भाग 4 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। क्या लोक कल्याणकारी
कारी राज्य की बात। ठीक, क्या समझ में आया? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, तो कौन सा करता है? भाग 4। ठीक, समझ में आया? तो डीपीएसपी कहां पर है? मेंशन है भारतीय संविधान में भाग 4 में। ठीक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक, अब देखिए बच्चों, जो भाग 4 में डीपीएसपी मेंशन किए हुए हैं, इनको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक, हम न्यायालय में जाकर यह नहीं कह सकते कि भाग संविधान के भाग 4 में यह बातें मेंशन है, हमको दो। ठीक, अर्थात भाग 4 या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक, इनको लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग भारतीय संविधान या हमारे संविधान में मेंशन भाग 4 के अलावा जो भी चीज मेंशन है, उनको लेकर हम न्यायालय जा सकते हैं। जब हमारी किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन भाग 4 में जो मेंशन है डीपीएसपी, इनको लेकर हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या? डीपीएसपी क्या? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, ठीक नहीं। तो मैंने क्या कहा? जो डीपीएसपी है बच्चों, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यह किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि यह किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं है? आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है कि इनको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते? तो देखिए बच्चों, थोड़ी बहुत तो मैं आज बता दे रहा हूं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कब? जब भाग 4 पढ़ेंगे तब। देखिए, तो इसमें जो भाग 4 है हमारे संविधान का, यह है समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की बात करता है। क्या? समाजवादी एवं कल्याणकारी राज्य की बात करता है। कौन? भाग 4। मैं बता ही चुका हूं कि कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो अब देखिए, इसमें मेंशन है कि राज्य सभी को समान वेतन देगा। क्या? राज्य सभी को समान वेतन देगा। तो बताइए आप, क्या मुमकिन है सभी को समान वेतन देना? या इसमें लिखा है कि राज्य सभी को पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो आप ही बताइए बच्चों, 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में क्या सभी को पोषक तत्व प्रदान करना मुमकिन है? कहां तक मुमकिन है? नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा? भाग 4 में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ठीक, लेकिन जो सरकार है, राज्य है, वो कहते हैं कि आप हमारे सक्षम होने का इंतजार कीजिए। क्या? आप हमारे सक्षम होने का इंतजार कीजिए। जब हम सक्षम हो जाएंगे तब हम भाग 4 से निकालकर उन चीजों को आपको दे देंगे। ठीक, तो अब आपके दिमाग में सवाल आया कि राज्य सक्षम कब होंगे? क्या? जो भाग 4 है, इससे निकाल कर कोई भी चीज राज्य हमको कब देगा? तो मैंने कहा मैं आपको भाग जब 4 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन देख लीजिए कि क्या कह रहा है? राज्य सभी को समान वेतन देगा। ठीक, तो जब राज्य सक्षम होगा तो सबको समान वेतन देगा। देखिए, राज्य सक्षम हुआ, सभी को समान वेतन तो नहीं दे पाया, लेकिन जितना हो सका उससे उतना दे रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समान रैंक समान। ठीक, और आगे देख लीजिए, राज्य सभी को पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो राज्य जब सक्षम हुआ तो क्या सभी को पोषक तत्व प्रदान तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना उससे हो सका उतना तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिड डे मील मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? मिड डे मील भोजन मिल रहा है? नहीं मिल रहा? तो राज्य इस सीमा तक सक्षम हुआ तो उसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री पोषक तत्व देना शुरू कर दिया। ठीक, मिड डे मील के द्वारा। तो आपको समझ में आया कि डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी के लिए हम न्यायालय में क्यों नहीं जा सकते, या डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं है? ठीक,
और इससे ज्यादा गहराई के लिए हम लोग जब भाग 4 पढ़ेंगे, जो कि कहां से, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक है, तब हम और बेहतर तरीके से जानेंगे बच्चों कि डीपीएसपी है क्या। ठीक, अभी मैं डीपीएसपी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं बता रहा हूं कि आयरिश संविधान से यह चीजें हमारे देश के संविधान में जोड़ी गई या यह चीजें अडॉप्ट की गई। ठीक, तो डीपीएसपी समझ लिया आपने, जिनको हम क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यह क्या, यह लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। ठीक, भाग 4। अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तो बच्चों जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ लेंगे क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किस प्रकार इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति वन महाभियोग, ये सब कब पढ़ेंगे बच्चों हम, जब हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब। ठीक, अब आते हैं क्या, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक बच्चों, यह भी बच्चों हम कब पढ़ेंगे, जब हम राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे। ठीक, हम बच्चों राज्यसभा में कितने लोगों का मनोनयन होता है बच्चों, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन होता है, 12 लोगों का। ठीक, आप लोग इतना समझ लीजिए। बाकी जब हम लोग राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मनोनयन होता है। ठीक, किस क्षेत्र के व्यक्तियों का होता है। ठीक, तो अभी हम लोगों को कितना जानना है कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए स्रोत में हम लोगों ने क्या क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को भी लिया है, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यह भी हमने कहां से लिया है बच्चों, यह भी लिया है हमने कहां से, आयरलैंड के संविधान से। तो समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। ठीक बच्चों, कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बच्चों एक चीज तो ली गई है क्या, समवर्ती सूची। दूसरी चीज क्या ली गई है, संयुक्त बैठक। तीसरा चीज लिया गया, तीसरा चीज क्या लिया गया है, तीसरा लिया गया है व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। देखिए हम लोग को लिखना है क्या, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई चीजें। ठीक बच्चों, देखिए हमने आयरलैंड से पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए बच्चों, अब हमको देखना है क्या कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एडॉप्ट किया गया। ठीक, जब तक मैं पानी पी लूं, 1 मिनट रुकना आप लोग। तो देखो बच्चों, यहां से क्या क्या लिया गया है, यहां से तो पहली चीज ली गई है, मैंने बताया था आपको क्या, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। ठीक, दूसरी चीज के लिए क्या लिया गया है, संयुक्त बैठक। तीसरा चीज क्या लिया गया बच्चों, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ठीक बच्चों, इन 3 चीजों को हमने कहां से जोड़ा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट किया। देखिए बच्चों, आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए इतना ही काफी है, इससे आगे नहीं पूछेगा। मैं तो आपको थोड़ा और डीपली इसलिए बता देता हूं कि अगर आप यूपीएसआई वगैरह या लोअर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मददगार हो। ठीक, नहीं तो वनडे एग्जाम के लिए मैं बता देता, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, जर्मनी से लिया गया,
ठीक, ब्रिटेन से ये लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया। अभी तक हम लोग भाग खत्म कर चुके होते, अनुसूचियां भी खत्म कर चुके होते, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम दे लें, आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक, अभी देखिए मैं एग्जाम्पल बता दूंगा, एक बार खत्म आधी हो जाए, 1 महीने के बाद देखेंगे आप लोग कि यूपीपीएससी के जो प्रीलिम्स के सवाल भी होते हैं वो भी आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, बाकी आप खुद देखोगे। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप पढ़िए, देखिए, कुछ समय बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। ठीक, देखिए तो क्या समवर्ती सूची, ठीक, तो समवर्ती सूची ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक, तब हम लोग पढ़ चुके थे, कहां से, भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी क्या, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां। जब मैंने बताया था आपको संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में। ठीक, तो इसमें कितने विषय हैं समवर्ती सूची में, इसमें बच्चों 52 या 52 विषय हैं, सब्जेक्ट है। ठीक, और इस पर कितने को, इस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। किस पर, समवर्ती सूची पर। ठीक, या समवर्ती सूची के विषय पर बच्चों केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बता चुका हूं, कब, जब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 देखा था। ठीक बच्चों, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग। देखिए, संयुक्त बैठक और संयुक्त सत्र में अंतर है बच्चों, डिफरेंट है। ठीक, हमको क्या पढ़ना है, ज्वाइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक। संयुक्त या ज्वाइंट सेशन नहीं पढ़ना है, संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग पढ़ना है। यह होती क्या है, पहले तो समझिए संयुक्त बैठक कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अब देखिए बच्चों, समझिए संयुक्त बैठक को, इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। संयुक्त बैठक, देखिए भारत में कानून किस तरीके से बनते हैं, कोई एक्ट या कोई कानून किस तरीके से बनता है, तो देखिए बच्चों, पहले वो कहां, पहले वो आ जाएगा कहां, लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति। ठीक, अभी यहां तक क्या है, यह अभी तो बिल है यह। ठीक, क्या है, बिल। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है वो क्या बन जाएगा, एक्ट। ठीक, जैसे बिल में मैंने बताया था CAB, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, क्या बन गया बच्चों वो, CAA। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, निश्चित नहीं है, क्लियर नहीं है कि लोकसभा में आए फिर राज्यसभा, देखो किसी भी सदन में आ सकता है बिल, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक, तो इतना हमने देखा किस तरीके से हमारे यहाँ पर कानून बनते हैं, एक सदन में आया, दूसरे सदन में आया, फिर राष्ट्रपति के पास गया। ठीक, आज हम लोगों को बच्चों जानना है कि कोई बिल एक सदन से पास हो जाए और दूसरे सदन में जाए तो दूसरे सदन के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं उस बिल को लेकर। क्या, कि जब कोई बिल एक सदन से पास हो जाए और दूसरे सदन में जाए तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं उस बिल को लेकर। ठीक, तो आज हम लोगों को यही जानना है, तब आपको समझ में आएगी संयुक्त बैठक है क्या। ठीक, देखिए मैं आपका शुरू से बेस उठा के चल रहा हूं, नहीं तो मैं बता देता हूं संयुक्त बैठक, लेकिन आपको ठीक कि संयुक्त बैठक कैसे होती है, लेकिन बच्चों आपको संयुक्त बैठक के बारे में समझना भी तो चाहिए, संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है, आखिरकार है क्या संयुक्त बैठक। नहीं तो मैं तो बता देता हूं संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के द्वारा, बात खत्म थी, आप लिख लेते। लेकिन जब तक हम उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि क्यों बुलाई जाती है, तब तक कैसे दिमाग में आएगा। तो देखिए मैंने बताया कोई बिल क्या एक सदन में आया, दूसरे सदन में आया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, वो क्या हो गया बच्चों, एक्ट बन गया। ठीक, इतना समझ लिया। अब देखिए, अब हमको देखना है कि दूसरे एक सदन से जब बिल पास हो जाए तो दूसरे सदन के पास उस बिल को लेकर क्या क्या अधिकार होते हैं। ठीक, मान लीजिए लोकसभा कोई बिल लेकर आई, ठीक, क्या लोकसभा कोई बिल लेकर आई कि आज
बिल लेकर आई और उस बिल में लिखा है कि आज के बाद लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं की 50% भागीदारी होगी। ठीक, कितनी? लोकसभा या राज्यसभा की सीटों में महिलाओं की 50% भागीदारी होगी। कौन लेकर आया? लोकसभा लेकर आई। ठीक, लोकसभा लेकर आई और लोकसभा ने इस बिल को क्या कर दिया? पास कर दिया कि महिलाओं की कितनी? 50% भागीदारी होगी। लोकसभा ने क्या किया बच्चों? लोकसभा ने पास कर दिया। अब लोकसभा ने तो पास कर दिया, अब बिल कहां जाएगा बच्चों? अब जाएगा बिल किसके पास? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास कितने ऑप्शन हैं कि उस बिल को लेकर ये समझना है। ठीक, तो जैसे राज्यसभा के पास वो बिल पहुंचा तो राज्यसभा के पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पास कर दे बिल को, क्या? नंबर 1 बिल को पास कर दे। ठीक, दूसरा क्या है? पास ना करे, पास ना करे। हो सकता है बिल को पास ना करे। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है कि बिल में संशोधन कर दे कि 50% नहीं 30% कर दो। क्या? कि बिल में संशोधन कर दे कि 50% हिस्सेदारी नहीं 30% हिस्सेदारी कर दो। ठीक, अगर उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया तो अब ये बिल किसके पास जाएगा बच्चों? तो देखिए, अगर उन्होंने यह संशोधन कर दिया, क्या लोकसभा के किसी भी बिल में अगर संशोधन कर दिया तो फिर वापस कहां जाएगा? अब यह राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, अब यह जाएगा किसके पास? लोकसभा के पास। क्योंकि बिल किसका था? लोकसभा का। या राज्यसभा का बिल होता और लोकसभा संशोधन करती तो राज्यसभा के पास जाता। ठीक, संशोधन कर दिया किसने? राज्यसभा ने, कि 50% महिलाएं नहीं 30% महिलाएं होगी। तो अब बिल किसके पास जाएगा? यह बिल जाएगा राज्यसभा के पास पुनः। तो अब राज्यसभा के पास कितने ऑप्शन होंगे बच्चों? इनके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन पास कर दें, पास कर दें। ठीक, अगर बच्चों इन्होंने बिल को पास कर दिया, अगर राज्यसभा ने बच्चों बिल्कुल पास कर दिया बिल को, तो बिल फिर कहां जाएगा? फिर बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा अगर, तो वो क्या? एक्ट बन जाएगा और लागू हो जाएंगे कि 30% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास? दूसरा ऑप्शन है कि पास ना करें, पास ना करें और कह दें 50% ही रहेगी। ठीक, क्या है बच्चों दूसरा ऑप्शन? राज्यसभा कह दें कि मैं पास नहीं करेंगे, नहीं 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 आपका संशोधन नहीं चलेगा, यहां पर 50% ही रहेंगी। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन राज्यसभा पास कर, दूसरा कह दे कि हम संशोधन नहीं मानेंगे 50% ही होगी। तब राज्यसभा के पास कौन सा ऑप्शन है? तो तब राज्यसभा के पास एक चौथा ऑप्शन हो गया। राज्यसभा के पास चौथा ऑप्शन कौन सा है? इनके पास बच्चों चौथा ऑप्शन है कि यह ना तो हाँ करें, ना तो हाँ करें और ना ही मना। तो राज्यसभा के पास चौथा ऑप्शन क्या है फिर? ना तो वो है इस बिल को लेकर हाँ करें और ना ही मना करें, मतलब जेब में पड़ा रहने दे। ठीक, देखिए बच्चों, भारतीय संविधान में यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि एक सदन द्वारा पास बिल को दूसरा सदन कितने समय तक रोक के रख सकता है। ठीक, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो ना हाँ करे और ना करे। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगी? अब समझिए, हम लोग धीरे धीरे कहां पर आ रहे हैं? संयुक्त बैठक पर आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखो बच्चों, जब एक सदन द्वारा किसी सदन द्वारा पास बिल को दूसरा सदन 6 महीने या उससे अधिक टाइम तक रोक कर रखता है, तो ऐसे में क्या उस बिल में गतिरोध मान लिया जाता है कि इस बिल में गतिरोध हो गया है या डेडलॉक हो गया है। ठीक, तो डेडलॉक 6 महीने से ज्यादा रख लिया अगर इन्होंने, तो क्या डेडलॉक माना गया, गतिरोध हो गया इस बिल पर लेकर। तो फिर
राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक, यहां पर देखिए बिल क्या, यहां पर क्या होगा, पहली कंडीशन में बिल यहां पर भी पास हो गया, यहां पर भी पास हो गया ये लोकसभा। ठीक, बाकी और कंडीशन में कोई पास हो रहा है, बिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना पद, केवल पहली कंडीशन में पर बिल पास हो रहा है, बाकी किसी भी कंडीशन में वो बिल पास नहीं हो रहा है। ठीक, तो ऐसे में क्या गतिरोध हो गया बिल में, 6 महीने से अधिक के टाइम के लिए अगर किसी सदन ने उस बिल को रोक के रख लिया। ठीक, किसी सदन के द्वारा पास बिल को अगर दूसरा सदन बच्चों 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए रोक के रखता है तो उस बिल में क्या गतिरोध या डेडलॉक माना जाता है। ठीक, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या भारतीय संविधान के का क्या उस गतिरोध को दूर करने के लिए बच्चों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति जी को या प्रेसिडेंट जी को यह पावर देता है कि वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक, तो यहां से एक सवाल निकल कर आया कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है बच्चों, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। ठीक बच्चों, याद रखना कि संयुक्त बैठक अनुच्छेद कितने से, संयुक्त बैठक अनुच्छेद आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति। ठीक, तो कौन बुलाता है बच्चों, बच्चों बुलाते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। ठीक, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। समझ में आ गया क्यों बुलाता है, किसी बिल को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच डेडलॉक हो जाए तो या गतिरोध हो जाए तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति जी क्या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अब देखिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, किसकी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो बच्चों जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे बच्चों, करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा साफ कर दूं बच्चों। ठीक, साफ कर दूं, ये देखो अब देखो बच्चों अध्यक्षता कौन करता है, किसकी, संयुक्त बैठक की बच्चों। तो कौन, लोकसभा अध्यक्ष। समझना अब बातों को मेरी। ठीक, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के द्वारा। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना हो तो फिर कौन करेगा, तो करेगा कौन, राज्यसभा का उपसभापति। फिर कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति। अब देखिए बच्चों हमारे यहाँ कितने संघीय व्यवस्था है, भारत में क्या संघीय व्यवस्था है, तो एक संघ होगा एक राज्य होगा, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। संघ में क्या लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक, तो लोकसभा में क्या होगा, अध्यक्ष होगा उपाध्यक्ष होगा। ठीक, इसी तरह राज्यसभा में एक सभापति होंगे और एक उपसभापति होंगे। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए अध्यक्ष करेंगे कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष लोकसभा के करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करेंगे। अध्यक्षता किसकी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति क्यों करेगा, सभापति क्यों नहीं करेंगे। देखिए जब तक आपके दिमाग में हर क्यों का सवाल नहीं आएगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा।
3 तो बता दिया, सभापति नहीं बताया मैंने। तो सभापति क्यों नहीं बताया? देखिए, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वह क्या होते हैं? यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या? राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वह राज्यसभा का हिस्सा नहीं होते हैं। वह राज्यसभा के सभापति इसलिए हैं क्योंकि वह भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति होने पर ही वह राज्यसभा के सभापति हैं, ना कि राज्यसभा के सभापति होने पर उपराष्ट्रपति। ठीक, तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, या राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं होता है। ठीक, आया समझ में? ठीक, इसलिए राज्यसभा के उपसभापति इस पर क्या करेंगे? सभा अध्यक्षता करेंगे। और एक चीज सुनिए, जो संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही होती है वो क्या लोकसभा के अनुसार होंगी। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपसभापति। कार्यवाही किसके अनुसार होंगी? लोकसभा के अनुसार होंगी। समझ में आया? अब मान लीजिए यह हो गया हमारे संसद का हॉल, संसद ये हो गया हॉल। यहाँ ठीक, यहाँ पे हो गई मान लो राज्यसभा या लोकसभा, यहाँ पे हो गई क्या? राज्यसभा। ये हॉल कहाँ है? यहीं पर संविधान की पहली बैठक हुई थी। ये क्या हो गया? हॉल हो गया जी, हॉल है। ठीक, यहाँ पर क्या संविधान सभा की पहली बैठक यहीं पर हुई थी। याद करिए जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यह वही हॉल है। तो यहाँ पे सदस्य कितने हैं? 545, सॉरी 545। यहाँ पर कितने हैं? 245। मान लीजिए सारे सदस्य आ गए। ठीक, अब देखिए इतना समझ लिया आपने। अब देखिए संयुक्त बैठक बैठी, अब उस बिल को पुनः पेश किया गया संयुक्त बैठक के बीच में। किस बिल को? 50% वाला, महिलाओं को 50% आरक्षण। ठीक, जिसमें राज्यसभा कह रही थी हम 30% देंगे। उस बिल को फिर संयुक्त बैठक के बीच में पेश किया गया। अब उस बिल को बहुमत से पास कराना होगा। बहुमत मतलब 50% प्लस 1। ठीक, या 50% प्लस वोटों से पारित कराना होगा। अगर 50% वोट, 50% प्लस वोट हाँ कर दिया तो वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा। अगर 50% प्लस लोग मना कर देंगे तो वो क्या वहीं पर खारिज हो जाएगा। अब देखिए लोकसभा 545, राज्यसभा 245। आए, बैठे, ठीक, वोटिंग हुई। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि 50% प्लस हैं तो 545, ये 50% प्लस होंगे। 545 जो सदस्य हैं वो ही 50% से तो ज्यादा हो गए। तो क्या मतलब संयुक्त बैठक कराने का? जब लोकसभा के सदस्य 50% से अधिक हैं तो राज्यसभा का कोई महत्व ही नहीं है। तो सही बात है, राज्यसभा का कोई महत्व नहीं है। किसमें? संयुक्त बैठक में। हर वक्त फेवर किसका होगा? लोकसभा का होगा। अरे सीधी सी बात है ना। कितने सदस्य हो गए? 545, 400, 790 हो गए। कितना? 790 हो गया, 790। ठीक, इसका आधा कितना हो गया? 395 हो गया। और है कितने? 545। तो ठीक, अब देखिए 395 हो रहा, 545 तो इनकी है ही राज्य लोकसभा के, तो फेवर में किसके जाएगा? लोकसभा के। और हर बार फेवर में जाएगा। तो इससे राज्यसभा की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं। संयुक्त बैठक कराने का भी मतलब कुछ नहीं है जब राज्यसभा का, और हर बार राज्यसभा का फेवर ही होता है। तो यह बात हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम थी। ठीक, यह बात हमारे संविधान निर्माताओं को बच्चों मालूम थी कि हर बार राज्यसभा का ही फेवर हो, सॉरी हर बार लोकसभा का ही फेवर होगा
तो राज्यसभा का मतलब ही क्या है। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ एकाध संशोधन ऐसे हैं, एकाध बिल ऐसे हैं जिनको संयुक्त बैठक से बच्चों क्या दूर रखा। ठीक, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनको संयुक्त बैठक से दूर रखा, जिन पर राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां दी गई हैं। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल के लिए संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक, इसको संयुक्त बैठक से दूर रखा गया है। ठीक, इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्या, किस पर? संविधान संशोधक विधेयक। यह क्या है? मान लीजिए लोकसभा कोई बिल लेकर आई कि वह संविधान में 16 क्लॉज 7 ऐड करेंगे या 16 क्लॉज 7 जोड़ेंगे। देखिए 16 क्लॉज 6 तक तो अभी जुड़े हुए हैं। ठीक, तो 16 क्लॉज क्या कोई लेकर आई बिल 16 क्लॉज 7 जोड़ेंगे। ठीक, तो 16 क्लॉज 7 जोड़ना है, ये जोड़ेंगे। अब यह कहाँ जाएगा? यह जाएगा, लोकसभा ने तो पास कर दिया, किसके पास? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास कितने ऑप्शन है? वही ऑप्शन है, हाँ कर दे या मना कर दे। ठीक, समझ में आया? तो लोकसभा क्या, हाँ कर दे या मना कर दे, या पड़ा रहने दे। पड़ा रहने दे तो क्या पड़ा रहेगा, क्योंकि यहां पर संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगर संयुक्त बैठक बुला लेंगे तो राज्यसभा का मतलब ही क्या हुआ बच्चों। ठीक, तो जो संविधान संशोधन विधेयक हैं इन पर क्या लोकसभा नहीं बुलाई जा सकती। जिसमें संविधान में संशोधन करना हो उन पर क्या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक, तो क्या लोकसभा क्या पास ना करे, पड़ा रहने दे, तो पड़ा है तो पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है। जब तक आप रूठे को नहीं मनाओगे, अगर यह बिल पास कराना है तो आपको लोकसभा को राज्यसभा को मनाना ही पड़ेगा। जब तक आप रूठे मित्र को नहीं मनाओगे जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब कि रूठे यार को मनाना ही होगा। मतलब मतलब लोकसभा को राज्यसभा को मनाना ही होगा, तब जाकर यह विधेयक पास होगा। ठीक, समझ में आया? संविधान संशोधन विधेयक यह क्या संयुक्त बैठक से बाहर है। ठीक, नंबर दूसरा मान देख लीजिए, दूसरा कौन सा? धन विधेयक। धन विधेयक। ठीक बच्चों, क्या धन विधेयक। अब धन विधेयक क्या है इसको भी समझिए बच्चों। जो धन विधेयक है यह क्या कहता है, देखो बच्चों क्या है धन विधेयक। दूसरा उदाहरण देखिए धन विधेयक से। ये जो धन विधेयक है बच्चों यह कहाँ आता है? यह केवल लोकसभा में भी आ सकता है। ठीक, धन विधेयक, जो धन विधेयक है बच्चों यह केवल लोकसभा में ही आ सकता है और इस पर भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक, किस पर? धन विधेयक पर। और देखिए मजे की बात, जो ये धन विधेयक है बच्चों इस पर लोकसभा के पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं। राज्यसभा के पास। लोकसभा में तो आता ही है, राज्यसभा में धन विधेयक नहीं आता है। धन विधेयक कहाँ आता है बच्चों? यह आता है लोकसभा में। तो लोकसभा ने पास कर दिया, अब कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। तो राज्यसभा के पास इस धन विधेयक को लेकर बच्चों कितने 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन भाई पास कर दे, दूसरा ऑप्शन रोक ले। लेकिन यहां पर सुनिएगा आप, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकती है। कौन? राज्यसभा। कितने दिन तक? 14 दिन तक ही रोक सकती है और 14 दिन के बाद यह अपने आप पास माना जाएगा। क्या? धन विधेयक। ठीक, तो धन विधेयक आता कहां है? लोकसभा में। ठीक, राज्यसभा के पास अधिकार क्या है? अधिकतम 14 दिन तक ही रोक कर रख सकती है। किसको? धन विधेयक को। समझा आपने इतना? अब देखिए IAS प्रीलिम्स का सवाल है 2020 का। सवाल यह था
किस बिल में लोकसभा व राज्यसभा के बीच बराबर शक्तियां होती हैं। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, संविधान संशोधन विधेयक होता है, इसमें क्या लोकसभा व राज्यसभा के में बराबर शक्तियां होती हैं। ठीक, समझ में आया आपको। धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक के रख सकती है। ठीक, पानी पी लूं मैं फिर। अब देखिए बच्चों, जो संयुक्त बैठक है अभी तक कितनी बार, जो संयुक्त बैठक है बच्चों, यह अभी तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। 3 बार संयुक्त बैठक। कितनी बार बच्चों संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? 3 बार। पहली बार 1960 में, फिर 1977 में, फिर 2002 में। पहली बार 1960 में किस पर? दहेज प्रतिषेध पर। क्या? दहेज प्रतिषेध। ठीक बच्चों, दूसरी बार किस पे बुलाई गई? एक सेकंड में कंफर्म कर लूं दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार बुलाई गई बच्चों किस पर? बैंक पर, बैंक अधिनियम। और तीसरी बार बच्चों किस पर बुलाई गई? आतंकवाद। ठीक बच्चों, तो भारत में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई बच्चों? 3 बार। पहली बार दहेज प्रतिषेध पर बुलाई गई थी, कब? 1960 में। दूसरी बार बैंक अधिनियम पर 1977 में, 1977। और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद पर। ठीक, तो अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है बच्चों? अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। ठीक बच्चों, जब पोटा वगैरह आया था तब। तो ये हमने समझा संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट, कि संयुक्त बैठक है क्या, संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है। और आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता आगे पढ़ेंगे, इतना खास नहीं है। ठीक, तो क्या हमने देखा संयुक्त बैठक। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कनाडा के संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक, आप लोग इतना समझो। आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।